अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ तशनीकी जहां कलम फरवा खालिद की किस्त नंबर 21 के साथ। इससे पहले किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 21। सलाम शाह साईं। सरफराज गिलानी और शहाब गिलानी ने अंदर दाखिल होते सामने क्रोफर से बैठे शख्स को सलाम किया था। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। वहाँ मौजूद अफराद के लिए बैठना दोबर हो रहा था, मगर उनमें से किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो कोई इतराज़ उठा सकें, क्योंकि सामने बैठा शख्स उनका एतराज़ सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर सिगरेट का गहरा कश छोड़ते उसने फ़िज़ा में धुआं छोड़ा था। साईं राजपूत और न्याजी बहुत तेज़ी से एक दूसरे के दरमियानी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके करीब आ रहे हैं, जो हम सब के लिए एक अच्छा साबित नहीं होगा। उन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी ही हमें फ़ायदा दे सकती है। शहाब गिलानी की बात पर सामने बैठे शख्स के अंदाज में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो हुनूस बेफिक्री से बैठा अपना शोगल फरमा रहा था। तुम लोग इतने डरते क्यों हो खान हवेली वालों से? याकूब खान न्याजी के तीनों पोतों में इतना दम नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकें। उनकी सोच भी हम तक नहीं जा सकती। इस शख्स का चेहरा हर एहसास से आरी था, मगर उसकी आंखों से टपकती वहशत बता रही थी कि जिन लोगों का जिक्र कर रहा था उनसे कितनी नफरत करता था वो। तो अब हमें आगे क्या करना होगा? वो ज़मीन कैसे हासिल करेंगे खानों से? सरफराज गिलानी अंदर ही अंदर बहुत खुश था। जिस ज़मीन पर इतने बरसों से उसकी नज़र थी, वो अब उसके हिस्से में आने वाली थी। वो ज़मीन भी तुम्हारे हिस्से में आएगी और दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी भी बनेगी, की वजह भी बनेगी। शाह साईं ने जली हुई सिगरेट की राख को अपनी मुट्ठी में मसलते दूर उछाल दिया था, और एक सेकंड की भी देर किए बगैर उसके करीब खड़े उसके आदमी ने उसे दूसरे सिगरेट सुलगा दिया था। तुम लोग जाओगे अभी और जाकर याकूब खान न्याजी से ज़मीन का मुतालबा करोगे। सरफराज गिलानी इसी हुक्म का मुंतज़िर था, जो मिलते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। और अगर हुसैन राजपूत ने हमारे बजाय खान हवेली वालों का साथ देने की कोशिश की, फिर शहाब गिलानी ने अपना हदशा ज़ाहिर किया था। वो ऐसा नहीं करेगा। तुम लोगों को जितना हाँ कहा है वो करो, बाकी मामला देखना मेरे ज़िम्मे है। जाओ आप तुम लोग। उसने दो टोक लहजे में कहते उन्हें वहाँ से जाने का इशारा कर दिया था, जिस पर अगले चंद सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से निकल चुके थे। शाह का मूड आज उन्हें बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ लगा था। उनके जाते ही पूरे कमरे में फिर से अंधेरा छा गया था। सिगरेट की हल्की सी चिंगारी इस तारीकी में वाज़ह हो रही थी। उस शख्स के अंदर भी इंसानियत की रमक इस सिगरेट की चिंगारी जितनी ही बची थी, जिसका खात्मा भी अनकरीब होने वाला था। मैं अब आज़ादी नहीं चाहती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हनम तकिए के सहारे उठकर बैठती। उसके दोनों हाथ थाम गई थी। फिरोज़ समझ नहीं पाया था कि वो अपने बिखरे हुलिये से वाकई इतनी बेखबर थी या सिर्फ उसके सामने बन रही थी। मैं दोस्त नहीं बनाता। फिरोज़ ने उसकी जानिब गहरी निगाहों से देखते कुछ अहज़ करना चाहा था, मगर वो समझ नहीं पाया था कि सामने बैठी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्त तो मैं भी नहीं बनाती, मगर मुझे क्यों लग रहा है कि हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी। हाना मुझसे दोस्ती करने पर बज़िद थी। मेरी दोस्त बनने से पहले तुम्हें मेरा एतबार जीतना होगा। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उस दिन तुम मेरी दोस्त बन जाओगी। फिरोज़ अपनी बात मुकम्मल करता उसके पास से उठ गया था। हानम भी उसके पीछे उठी थी। हानम के खुले बाल उसके नाजुक वजूद को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एक मिनट। हानम ने दूर जाते फिरोज़ को पुकारा था। फिरोज़ ने रुक कर सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। जब हानम धीरे धीरे चलते उसके करीब आन खड़ी हुई थी। थैंक्स। वो आगे बढ़ी थी और फिरोज़ के चौड़े चौड़े सीने में समाती उसके गिर्द अपनी नाजुक बाहों का हिसार कायम कर गई थी, जबकि फिरोज़ साकित सा खड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। उसका नरम गरम सा सरापा फिरोज़ के दिलो दिमाग पर अजीब सा एहसास छोड़ गया था। उसने अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच ली थीं। होंठ एक दूसरे में इतनी सख्ती से पेवस्त थे कि कनपटी की रगें बाहर हो को उभर आई थीं। वो ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे इस लड़की के करीब आने से फ़र्क पड़ा है, मगर उसकी लाल प्रति रंगत उसके अंदरूनी इंतशार का पता दे गई थी। हानिम की गर्म सांस और गुदास लम्स उसके दिल पर क़यामत बर्पा कर रहे थे। आज ज़िंदगी में पहली बार कोई औरत उसके इतने करीब आई थी। फिरोज़ मज़ीद खुद पर ज़ब्त नहीं कर पाया था। उसने हानिम को बाजू से थामते एक झटके से खुद से दूर किया था, और अगले ही लम्हे वो वहाँ से निकलता चला गया था। उसके जाते ही हानिम के होंठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट बिखरी थी। अपने बालों को एक अदा से झटकते वो एक जानिब रखे सोफे पर जा बैठी थी। दोस्ती तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी फ़िरोज़ खान न्यासी, और एतबार भी करोगे तुम मुझ पर इसी एतबार को अपना पछतावा बनाकर पूरी ज़िंदगी रहोगे, मगर कुछ कर नहीं पाओगे। खान हवेली के तीनों सपूत ऐसे ही बर्बाद होंगे, ये वादा है मेरा तुमसे।
खानम के चेहरे पर खान हवेली वालों के लिए नफरत ही नफरत थी। याकूब खान न्यासी ने फौरी तौर पर अपने तीनों पोतों को हवेली बुलाया था। बाकी सब पहले ही वहाँ मौजूद थे। याकूब साहब के बुलावे पर कभी उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया था। वो तीनों अपना काम छोड़ते फौरी तौर पर हवेली पहुंचे थे, मगर आगे से जो खबर उनकी मुंतजिर थी उसे सुनकर उन तीनों का ही दिमाग घूम गया था। दादा जान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप अभी और इसी वक्त इनकार करेंगे उन्हें? सबसे पहले ज़रा भड़का था, बाकी दोनों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मैं ज़बान से दे चुका हूँ, अब इनकार नहीं कर सकता। ये सब कुछ नवीरा की मर्जी की रजामंदी से हुआ है। तुम लोगों में से किसी को भी एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है कि 2 दिन बाद नवेरा की रुखसती है। इस दौरान मैं चाहता हूँ तुम सब हवेली में मौजूद रहो। याकूब खान न्यासी अपनी बात पर सिर्फ मजबूती से कायम थे। उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हवेली के बाकी अफराद भी अपनी जगह खामोश थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि याकूब साहब ऐसा कोई फैसला करेंगे। बाकी कोई इस बात पर एतराज़ नहीं उठा पाए थे, मगर उन तीनों को देखकर लग रहा था कि वह हमेशा खामोश बैठने वाले नहीं थे। याकूब खान न्याज़ी ने नवेरा का निकाह यावर राजपूत के साथ तय किया कर दिया था। नवेरा की इद्दत ख़त्म हो चुकी थी। वो सब लोग सुल्तान शाह के मरने का यकीन कर चुके थे। इसलिए अब याकूब न्याज़ी चाहते थे कि नवेरा इस अजियत से निकल कर खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सके। हुसैन राजपूत ने एक बार फिर अपने पोते का रिश्ता पेश किया था। यावर राजपूत ने पूरे 10 साल नवेरा का इंतज़ार किया था। उसने किसी से शादी नहीं की थी। वो नवेरा को कॉल करके अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांग चुका था, जो सिर्फ उसने अपनी मोहब्बत के तहत ही किया था। वो तब भी उसे हासिल करना चाहता था और उससे मोहब्बत करता था, और अब भी। नवेरा जो इन गुजरे 10 सालों में एक बार भी अपने दिल से सुल्तान शाह की मोहब्बत को नहीं निकाल पाई थी, न उसके तसव्वुर से निकल पाई थी। वो अब भी दिलो जान से उसी इंसान की थी, मगर वो अब मज़ीद अपनी वजह से अपने ख़ानदान वालों और ख़ास कर अपने माँ बाप को अजियत नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दिल का कत्ल करते यावर से शादी की रजामंदी दे दी थी। उसका दिल अभी भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि सुल्तान शाह मर चुका है। कई बार उसका दिल चाहता था कि खुद को ख़त्म करके इस दर्दनाक ज़िंदगी से दर्दनाक मौत को गले लगा ले, मगर उसके पास ये सब करने का हौसला भी नहीं था। वो बहुत कमज़ोर थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसके तीनों भतीजे कभी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं होने देंगे। वो उसकी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे देंगे, मगर वो उन्हें अपनी दिली अज़ियत से आगाह करके याकूब न्याज़ी के सामने खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने याकूब साहब के पूछने पर खामोशी से रजामंदी दे दी थी। वो अपने रूम में अंधेरा किए दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, जिसके साथ ही भारी कदमों की चाप महसूस करते वो समझ गई थी कि अंदर आने वाले कौन हैं। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सिसकी रोकी थी, मगर सर नहीं उठाया था। लाइट ऑन की गई थी। वो फिर भी ऐसे ही बैठी रही थी जब वो तीनों चलते हुए उनके करीब ज़मीन पर आन बैठे थे। याकूब न्याज़ी की तरह आपको भी हम पर यकीन नहीं रहा, जो इतने आराम से पार्टी बदली। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम तीनों ज़िंदगी में कभी भी आपको अकेला छोड़ेंगे? ज़रा आपने नवेरा के सर पर हाथ रखते उसे धीरे से सहलाया था। कहने को वो उनकी फुप्पो थी, मगर उम्रों के बहुत कम फ़र्क की वजह से वो उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते थे। तुम लोग कब तक मेरे लिए लड़ते रहोगे? तुम तीनों ने अपनी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बर्बाद करके रख दी हैं। मैं अब मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नवेरा ने अपना भीगा चेहरा उठाते उन लोगों की जानिब देखा था, जिन्हें देख उसे हमेशा एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वो तीनों हर बार अपने ख़ानदान के आगे चट्टान बनकर खड़े हो जाते थे। कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ बर्बाद हुई हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक तो हैं आपके सामने। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप हर मामले में खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दें। अरशान ने नवेरा के आंसू साफ करते खफकी से कहा था, जब नवेरा ने निगाहें उठाकर अपने लाडले भतीजों की जानिब देखा था, जो खूबसूरती और जहानत में एक दूसरे को मात देते थे। याकूब न्याज़ी बज़ाहिर उन तीनों की मुखालफत करते थे, मगर यह भी सच था कि उन तीनों के होते याकूब साहब को कभी किसी बात की फ़िक्र नहीं रही थी। मैं तुम तीनों की तरह बहादुर नहीं हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि बाबा के सामने खड़े होकर उनके फ़ैसले से इनकार कर सकूं। इस ख़ानदान के लिए तुम तीनों बागी ही काफ़ी हो। मुझे वरगलाने की कोशिश भी मत करना। नवेरा जानती थी कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें डांटते हुए बोली थी, जिस पर उन तीनों के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। हमने कब कहा कि आप अपने हिटलर बाबा जान के फ़ैसले के खिलाफ़ जाएं? फिरोज़ की बात पर नवेरा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था, जिसके जवाब में उन तीनों ने उसे अपना प्लान समझाते नवेरा को शॉक कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? नवेरा अब भी बेयकीन थी। बिल्कुल हो सकता है और होगा। आप जानती हैं हम तीनों कभी गलत नहीं होते। ज़राब ने मानी खिज़ मुस्कुराहट के साथ कहा था। इन तीनों की बात सुनकर नवेरा एकदम हल्की फुल्की हो चुकी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
मारे होते हुए दोबारा कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपकी खुशी की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। बारी बारी उसके माथे पर बोसा देते वो मोहब्बत पांच लहजे में बोलते वहाँ से निकल गए थे। जब नवेरा उनकी बात पर अभी तक किसी हसीन ख्वाब के ज़ेर असर ही बैठी रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने बोला था वो सच हो सकता था। मेरे पूरी तरह तैयार थी कि उसे आज अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो कसूरवार थी, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। शहरोज़ उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में था। उसने मीरब से कोई राब्ता नहीं किया था। हुसैन राजपूत तक भी खबर पहुंच चुकी थी। वो अपनी जगह अलग परेशान बैठे थे। अगर ऐसा हो जाता तो उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। उनकी पूछने पर मीरब ने उन्हें भी बता दिया था कि असल कसूरवार वही थी। उसे नरमीन कुरैशी पसंद नहीं थी। उसने अपनी दिली सुकून के लिए ये किया था। वो नरमीन को जान से नहीं मरवाना चाहती थी, सिर्फ उसे डराना चाहती थी। जो उसे लग रहा था वो बहुत अच्छे से कर चुकी थी। मगर अभी कुछ देर पहले जो मैसेज उसे मौसूल हुआ था वो सुनकर वो गहरे शौक में जा चुकी थी। नरमीन कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह दिया था कि उस पर हमला मीरब ने नहीं करवाया था। ये उसकी अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, जिसका इल्ज़ाम बिला वजह मीरब पर डालकर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। नरमीन ने सबके सामने मीरब को बेकसूर करार दे दिया था। मीरब ने न जाने कितनी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब नरमीन कुरैशी ने कहा है, जो उसे सख्त नापसंद करती थी। वो भला उसके हक़ में कैसे बोल सकती थी? नहीं, नरमीन अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करेगी। तो क्या उससे ऐसा करवाया गया है? मीरब बेयकीनी के आलम में बैठी थी। ज़राब ने ज़राब ने करवाया ये सब? मीरब उस कश्मकश में बुरी तरह उलझ चुकी थी। नहीं, वो तो हमेशा से मुझे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता रहा है। वो भला मेरा खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? ज़रूर शहरोज़ या फिर दादा जाने की आई है। हाँ, ऐसा ही होगा। ज़राब न्याज़ी मेरा खैर ख्वाह नहीं है। वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा। मेरे अरेस्ट होने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसी की पार्टी को होना था। मीरब का दिल उसे कुछ कह रहा था, मगर वो ज़राब खानाजी के मामले में कान धरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और फिर हर बार की तरह उसने इस बात का क्रेडिट भी बाकी लोगों के सर कर दिया था। इस बार भी नफ़रत मोहब्बत के आगे जीत गई थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही रेगुलर एपिसोड पोस्ट होती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।